बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वो जो आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। आप जानते हैं हमने केमिस्ट्री क्लास 10 की जो है वो स्टार्ट की हुई है और इसका जो चैप्टर फर्स्ट है यानी कि 9 वाला वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसको ज़रा आप ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है आपको क्लियर होगा, वरना अगर आप इसमें थोड़ी सी कोताही करेंगे, इसको तवज्जो से नहीं समझेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं जी मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की हुई है, आप भी देख लें, निशान लगाना चाहते हैं निशान लगा लें यहाँ से। गुलबर्ग एंड वेग इन 1869, यानी कि गुलबर्ग ने और वेग ने 1869 में यानी कि 1869 में पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। दो साइंटिस्ट हैं, दो बंदे हैं, एक गुलबर्ग है और दूसरा वेग है। इन्होंने ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई दफ़ा बोर्ड में पूछा गया है। इन 1869, अब ये एमसीक्यू शफल करके पूछ लेते हैं 1865, 1866, 1867, 1869 या जो भी पूछ लिया आपने, आपको ज़हन में होना चाहिए कि ये 1869 की बात है। तो और वैसे भी शायद अगर आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में देखेंगे तो शायद इसमें डेट का इशू आ जाए, लेकिन चूँकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर ये डेट है तो आपने इसी को फॉलो करना है, ठीक है। इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसको चेंज करेंगे या कोई और दूसरी टिक करेंगे तो वो आप उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, काट लिए जाएंगे। इस वजह से जो आपकी टेक्स्ट बुक है आपने उसको फॉलो करना है। तो गुलबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। गुलबर्ग ने और वेग ने 1869 में इस लॉ को पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इन्होंने क्या कहा है इस लॉ में, क्या कहता है वो कि इन दोनों बंदों ने क्या कहा था, क्या स्टेटमेंट दी कि वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स, कोई चीज़ जो एक चीज़ पर रिएक्ट करती है, यानी कि ये समझ लें किसी भी चीज़ का रिएक्ट करने का जो रेट है वो क्या होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी कि किसी भी चीज़ का रिएक्ट करने का जो रेट होता है, चीज़ का रिएक्ट करने का रेट, केमिकल रिएक्शन का नहीं मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ का रिएक्ट करने का जो रेट होता है वो क्या होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो इसकी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात तो ये है, ये आधी बात हुई है अभी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है ना उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि किसी भी चीज़ का जो रिएक्ट करने का रेट होता है वो उसकी एक्टिव मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यह है पहली बात। दूसरी बात है एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अभी जो प्रोडक्ट का वर्ड है यहाँ पे मतलब है हासिल ज़रब, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसका, ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनका जो एक्टिव मैसेज है उनका हासिल ज़रब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोबारा सुन लें, दोबारा से मैं दोनों से पढ़ने लगा हूँ। द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी कि कोई भी चीज़ जो कोई भी चीज़ जो रिएक्ट करती है उसका जो रेट होता है वो क्या होता है, उसके एक्टिव मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो प्रोडक्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या है कि जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जिनका उनको रिएक्टर्स कह रहे होते हैं, जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो एक्टिव मैसेज है उसका जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आपको ज़्यादा क्लियर तब होगा जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये बात है, यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है मैंने ब्रैकेट बंद की हुई है। और ये वैसे भी हमारे पास T1 का आंसर भी है। अब ये T1 क्या है आप जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि टेस्ट योरसेल्फ। अब ये जो नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ आ रहा है ना, नेक्स्ट बॉक्स यानी कि 9.2 टेस्ट योरसेल्फ, उसका जो पहला क्वेश्चन है ये उसका आंसर है। तो ये भी आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट बात शुरू होती है वो है जनरली से, आगे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की हुई है, एन एक्टिव मास इज़ कंसिडर्ड एज। अब देखिए जो एक्टिव मास उसकी डेफिनेशन पूछ ले या आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ एक्टिव मास, या एक्टिव मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या इसके यूनिट्स क्या हैं, तब आप ये लिख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। कहता है एन एक्टिव मास इज़ कंसिडर्ड एज अ मोलर कंसंट्रेशन। कहते हैं जो एक्टिव मास है वो क्या है, वो मोलर कंसंट्रेशन है, जिसको मोलर कंसंट्रेशन समझा जाता है, जिसके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स ऑफ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि जिसके इसको मुख्तलिफ तरह से पढ़ा जा सकता है, जैसा मैंने भी पढ़ा है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, या आप इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं जैसा कुछ बच्चे पढ़ते होंगे मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। तो बहरहाल इसमें कोई खास बात नहीं है।
आप इसको जैसे चाहें पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉपर जो ना इसको लिखना चाहिए। लेकिन ज़्यादा बेहतर तो इस तरह से है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि हैविंग यूनिट्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव मैथ्स है वो क्या है, वो मोलर कंसंट्रेशन है जिसके यूनिट्स होते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसको एक्सप्रेस से किया जाता है, इसको ज़ाहिर कैसे किया जाता है, एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। तो बेटी ब्रैकेट बंद हो गई है और ये T2 का आंसर है, यानी कि ये समझ लें हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट ऑफ सेल्फ है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने पहले बता दिया और जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने अभी एक्टिव मैथ्स की शक्ल में बता दिया है। बहरहाल बेटे ये हमारी डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन है छोटी सी हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की और दूसरी हमारे पास एक्टिव मैथ्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपसे इसके बारे में पूछे तो आप ये लिख देंगे, इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बेटे आप असल बात जो हमारी शुरू होती है वो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन कई दफ़ा बोर्ड में पूछा गया हुआ है मुख्तलिफ बोर्ड्स में कि वो इक्वेशन लिख देता है जो आपको अभी नज़र आ रही है। ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ये वो मैं आपको बता देता हूँ मैं किस इक्वेशन की बात करूँ। ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, कई दफ़ा उसने लिखा होता है डिफाइन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन और नीचे इक्वेशन लिखे वो कहता है इसको डिराइव करें, यानी कि इसकी केसी या जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आप डिराइव करें। तो बहरहाल चले हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बताना चाहता है, कहता है फॉर एग्जांपल कंसिडर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखें जो हमने डेफिनेशन की है उसका जो हम उसकी डिटेल पढ़ने लगे हैं कि उसने जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में जो दोनों बंदों ने कहा है क्या वो वैसे ही है, अभी उसको अब देखेंगे। तो वो कहता है जी फॉर एग्जांपल कंसिडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कहता है चले हम इस तरह करते हैं जो उसने बातें की हैं उसको प्रूव करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। कहता है a + b चेंजेस इनटू c + d। अब देखें जो a b है वो क्या है, दोनों रेक्टेंट हैं, तो जो c और d है वो दोनों क्या है, प्रोडक्ट। ये फॉरवर्ड में है, लेकिन अगर रिवर्स की बात की जाए तो रिवर्स में क्या होगा, जो c d है वो रेक्टेंट हो जाएंगे और a b प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या है, ए बी रेक्टेंट है सी डी प्रोडक्ट है, लेकिन रिवर्स में क्या है, सी डी रेक्टेंट है और ए बी प्रोडक्ट है। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। चले जी, अब वो हमें बताता है कि सपोज हम करते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट ए है फिर बी सी एंड डी आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। वो ये बताना चाहता है हमारे पास जो ए बी सी डी है ना, देखें ब्रैकेट के बगैर हमने इसे लिखा हुआ है तो ये सिंपल हम इसकी जो ना इसको बता रहे हैं कि ये रेक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। अब उसने इसको ब्रैकेट में बंद करके बता दिया कि ये मोलर कंसंट्रेशन है किसकी, ए बी सी और डी की, यानी कि जो ए बी सी डी है उसको हमने ब्रैकेट में बंद करके नाम दे दिया मोलर कंसंट्रेशन का। ठीक है जी, उसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ने क्या कहा कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखें अगर आपने मैथ सही तरह से समझा हुआ है, आप जानते हैं, तो ये जो चीज़ है मेरे पास ये वाली, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कहते हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये वही बात है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो क्या है, वो जो रेक्टेंट्स हैं उनके जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप गौर करें तो ए और बी दोनों के आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आगे आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी नज़र आ रहा है और लेफ्ट पे आपको फॉरवर्ड रिएक्शन भी नज़र आ रहा है, यानी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो रेक्टेंट है उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उनका जो हासिल ज़रब है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो आप देखें नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है कि जो ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको ख़त्म करता है, उसके लिए के लगा देता है। तो के एफ लगाया उसने क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का के है। तो आगे वो बताता है सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी एंड डी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, यानी कि अब देखें गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चूँकि जो रिवर्स है उसमें जो रेक्टेंट है वो सी और डी है, इस वजह से इन दोनों को प्रोडक्ट किया गया है, इन दोनों को मेंशन किया गया है। बहरहाल ये हमारे पास इस तरह से फिर के आर आ जाएगा क्योंकि ये रिवर्स के लिए होगा। तो बेटे ये हमारे पास पहली दो बातें हैं वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फिर उन दोनों के कांस्टेंट जो है वो साइन को ख़त्म करके लगाए हैं। तो आगे अगली बात है कि वो अब ये बताएगा कि ये के एफ़ क्या है, के आर क्या है। अगरचे मैं आपको ये बता चुका हूँ कि के एफ़ क्या होता है, ये
कांस्टेंट है फॉरवर्ड एक्शन के लिए, और जो के आर है वो कांस्टेंट है रिवर्स एक्शन के लिए। अब ये देखते हैं वो हमें क्या बताता है। कहता है वेयर के एफ एंड के आर, यहाँ पर के एफ जो है या के आर जो है वो क्या है, आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हैं, कॉल्ड द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन रिस्पेक्टिवली, जिनको यानी कि के एफ को हम फॉरवर्ड एक्शन का रेट कांस्टेंट कहते हैं, और इस तरह से जो के आर है उसको रिवर्स एक्शन का रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा अब ये भी आप जानते हैं कि जो जब इक्विलिब्रियम कायम होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स एक्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो यही देखें अगली बात यही आ रही है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स एक्शन। आगे उसने क्या किया हुआ है, दोनों की वैल्यूज पुट की हैं, यानी कि अगर आप गौर करें तो जो रेट ऑफ रिवर्स एक्शन की वैल्यू है वो भी उसने पुट की हुई है, यानी कि ये वाली रेट ऑफ फॉरवर्ड की, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन की जो ये वाली वैल्यू वो पुट की है, रेट ऑफ रिवर्स के लिए उसने ये पुट की है, दोनों को इक्वल रखा है। उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को लगा के आपको नज़र आ रही है, देखें ये लगाई है एक उसने, एक ये लगाई है। आगे उसने क्या किया है कि हमारे पास जो कि ए और बी है ये दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड कर रहे हैं। आप देखें ना के एफ के साथ ए बी है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमें के से गर्ज है तो ए और बी हम जिसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये सी और डी के नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो ये जाके डिवाइड करेंगे। इस तरह से जो के आर था राइट पे वो लेफ़्ट पे आ गया, उधर वो मल्टीप्लाई कर रहा था तो लेफ़्ट पे आके वो डिवाइड करना शुरू कर गया, यानी कि के एफ के नीचे के आर आ गया और उसके बाद इक्वल के बाद सी डी के नीचे ए बी आ गया। तो बहरहाल ये है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है कि जो के एफ ओवर के आर है, चूँकि ये दोनों कांस्टेंट है, के एफ भी कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट है, तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया है कि के एफ ओवर के आर को हमने नया कांस्टेंट के नाम दे दिया जिसको हम के सी कहते हैं। तो उसको हमने नाम रख दिया है के सी इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डैश। अब देखिए नीचे दिया गया हमारे पास जो पोर्शन है वो क्या है, ये अगर आप गौर करें तो ये वही है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है हमने जो अभी किया है ये वाली जो चीज़ है। अब देखें के एफ ओवर के सी, यानी कि हमारे पास जो के एफ ओवर के आर है उसका हमने उसको नया नाम दे दिया है के सी का, ये वाला। तो देखें वही इक्वेशन है, लेकिन क्या हुआ है सिर्फ के एफ ओवर के आर की जगह के सी आ गया। क्यों? क्योंकि हमने दो कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट लगा दिए जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो यही वो आगे बता रहा है कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। अब जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, बयान करता है किन के दरमियान, बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी एक्टिव मैसेज के दरमियान, और द प्रोडक्ट एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो प्रोडक्ट हैं उनके एक्टिव मैसेज के दरमियान, और जो के सी है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये नीचे वाले जो है वो जो रिएक्टेंट है, जो ए बी हैं वो रिएक्टेंट हैं, फिर सी डी जो है वो प्रोडक्ट है, और उसके बाद ये जो के सी है वो कांस्टेंट है। तो इन तीनों के दरमियान वो रिलेशन वो डिस्क्राइब करता है। कौन वाला? लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो बेटा इस तरह से हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आज हमने कर लिया है। अगरचे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, जो कि है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देना चाहता हूँ ताकि आप उसको एक दफ़ा ज़हन में बिठा लें अच्छी तरह से। वो ये है कि बेटे आपने शुरू में इसके सिर्फ 2-3 स्टेप्स आप जो आपने ज़हन में रखने हैं, अगर आप उसको ज़हन में बिठा लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़हन में रहेगा और नहीं भूलेगा। बेटे सबसे पहली बात है क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि ए प्लस बी चेंज इनटू सी प्लस डी। फिर आपने ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड में क्या था, फिर रेट ऑफ रिवर्स में क्या था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एट इक्विलिब्रियम क्या है, दोनों रेट बराबर होते हैं, फिर हमने दोनों उसकी वैल्यू पुट करनी है। जब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है तो हमारे पास हमने क्या करना है कि सी डी के नीचे ए बी को ले जाना है, ठीक है, और जो के एफ है उसके नीचे के आर को लेना है। यानी कि हमने क्या करना है, जो ए बी है उसको उठा के दूसरे ले जाना है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो के आर है वो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ ले आना है और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये के एफ ओवर के आर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि हमने के एफ ओवर के आर की जगह नया कांस्टेंट लगाना है, वो के सी है। तो इस तरह से हमारा जो है वो डेरिवेशन मुकम्मल हो जाती है। तो आप इसको इंशाल्लाह इस तरह करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।